बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। आज के जवाब दो में हम ख़ास तौर पे बात करेंगे कि वज़ीर आज़म के जो मशीर बराए सियासी अमूर है राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है कि हुकूमत जो है वो तमाम मामला पर बातचीत करने के लिए तैयार है और खुशाइंद है ये बात। और दूसरी तरफ ये है कि ख़ुद बानी PTI की जो बहन है अलीमा ख़ान, उन्होंने एक बयान दिया कि मेरा ख्याल है कि माइनस इमरान खान हो गया है। ये सारी सूरत हाल, ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग हुई उसका नतीजा क्या निकला और आगे आने वाले दिनों में ईरान के लिए क्या मुश्किलात हैं या आसानियाँ हैं, इस सब पे बात करेंगे। और एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया दरिया स्वात के करीब। ये वाक़या पेश आता है कि 18 अफराद जो हैं वो एक ही ख़ानदान के वो बह जाते हैं। ये कैसे हुआ, कौन ज़िम्मेदार है, इन सारी बातों पे आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से कर्नल रिटायर्ड असद महमूद मौजूद होंगे। हमारे साथ फैसल चौधरी साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ, मुज़फ़्फ़र रहमान वज़ीर मुमलिकत हमारे साथ होंगे। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम स्वात में जो वाक़या ये पेश आया उस पर सैनिटर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद ख़ान साहब से और मकामी साहबी शहजाद नवीद से बात करेंगे। फैसल चौधरी साहब, सबसे पहले मैं आपसे आपकी तरफ आऊँगा। ये जो बात आई है, राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया है कि हुकूमत तमाम मामलात पर बातचीत करने के लिए तैयार है, सियासी मामलात में ना बैठने की सूरत भी ओपोजिशन की तरफ से है। तो इसको आप क्या इसको खुशाइंद कहें या बस एक बयान के तौर पे देखें कि एक जो अखबारी बयान होता है, या वाकई कोई ऐसी कोई कोशिश हो रही है या आप भी ज़रूरत महसूस करते हैं कि बैठना चाहिए? थैंक यू जोश साहब फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब की ये बात जो है, इसको तो अगर आप डिस्कार्ड करेंगे तो ये तो मुनासिब बात नहीं होगी। ये खुशाइंद बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन हुकूमत को वो कहते हैं ना, वॉक द टॉक, यानी अगर वाकई हुकूमत संजीदा है तो फिर जो पॉलिटिकल टीम है इमरान खान साहब की, उसको एक्सेस दी जाए। जो उनकी अपनी अली अमीन साहब हैं या जो दूसरे लोग हैं, उनकी भी एक्सेस दी जाए। ताकि देखिए, जब तक आप एक्सेस नहीं देंगे और सिर्फ आप बयान देते रहेंगे तो फिर तो उससे बात नहीं बनेगी। बयान जो है वो तो बिल्कुल खुशाइंद है, लेकिन अगर उसका कोई अमल प्रैक्टिकली अमल जो है अमल दरामद उस पर नहीं होगा, कोई आगे बात नहीं बढ़ेगी, फिर तो वो सिर्फ गुफ्तगू की हद तक ही रहेगी। बात तो हम जैसे लोग जो हैं PTI में भी उन कायल है कि सियासी लोगों से बात होनी चाहिए, बजाय कि इस्टेब्लिशमेंट से। आज भी मैं देख रहा था कि DGISPR का जो एक स्टेटमेंट चल रहा था एक इंटरव्यू में, और वो ठीक बात है कि फौज के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो बात नहीं होगी, बात तो सियासी कुव्वतों के साथ ही होनी चाहिए, करनी चाहिए। आज नहीं तो कल भी करनी पड़ेगी, वहीं से एवेन्यू ओपन होंगे। मेरा इस बात का मैं स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ कि आपको जितनी मर्जी मुखालफत हो सियासी जमातों से बैठ के गुफ्तगू करनी चाहिए। तो कायद को आपके कौन ये बात पहुंच चुकी है, क्या वो भी इसके पे कायल हो चुके हैं, या ये जब सारी गुफ्तगू हो रही है तो मुलाकात ही नहीं? अभी मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अभी इस वक्त सिचुएशन क्या है। कल भी कुछ लोग गए थे मिलने, मुलाकात की क्या अभी तक सूरत हाल है, किसकी हो पा रही है, किसकी नहीं हो पा रही? मुलाकात नहीं करवाई जा रही ना, जिसकी वजह से यूएन है, जिसकी वजह से सारा जो ये मामला जो है वो फिर होता है। ट्रायल भी रोक दिए जाते हैं, फिर उनमें लंबी डेटें दी जाती हैं गुफ्तगू। जो देखिए ना, जब तक आपने अगर कोई चीज़ को रिजॉल्व करना है तो फिर उसके लिए आपको वो माहौल भी तो क्रिएट करना है, वो हुकूमत का काम है। अगर हुकूमत जो है वो चाहती है कि बातचीत करनी है तो बातचीत का माहौल जो बनाना है वो भी तो हुकूमत ने बनाना है। क्योंकि जाहिर है इमरान खान तो जेल के अंदर है, उनकी आप जो पार्टी है उसको भी रिजर्व सीटें जो हैं उनका भी फैसला हमें मतौक़ा तौर पे लग रहा है कि खिलाफ ही आएगा। इस तरह से दूसरे जो जैसे मामलात हैं, तो इस सारे बेल के भी फैसले आपने कैंसिल करवाए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सिलसिला चल रहा है उसमें हुकूमत को माहौल बनाने के लिए भी आगे आना होगा, और मुलाकातें फ्रीक्वेंटली होंगी तो इससे ग्राउंड पे बनेगी ना जी। तो जो अगर मुलाकातें नहीं होंगी तो फिर एक इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठे हैं, उनका एक्सेस नहीं है बाहर, तो वो कैसे फिर मामलात आगे बढ़ेंगे? चलें, ये तो वैसे बड़ी संजीदा बात है कि इमरान खान साहब से मुलाकात की कम से कम सूरत हाल को निकलनी चाहिए। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट, एक आपकी पार्टी में एक साहब हैं बैरिस्टर सैफ, आपकी पार्टी के काफ़ी रहनुमा आ रहे हैं कि उनकी मुलाकात हो जाती है, तो आप भी उनसे कोई कोशिश कर लें। वो जिस तरह से वो मिलते हैं जाके, वो किस तरह से मिल लेते हैं जाके? सर सैफ जो है वो एक बड़ा वो पाते हैं, वो मीडिया पे भी नहीं बात करते। वो एक जो मैंने देखे ना, आप वो कोई गैर मुतनाज़ शख्सियत है। हमारी पार्टी में तो मसला ये है कि जिसकी मुलाकात तो हो जाती है बाकी सारे सीना को भी शुरू कर देते हैं।
कोई मुलाकात हुई है किसी बाकियों की नहीं हुई, किसी एक की हुई है, 2 की हुई है, तो वो भी ख्वाब है। अब आप जो है ना खुद मिलते हैं ना किसी को, बाकियों को आप मतलब कोई और ड्यूटी भी ले लेंगे, सिर्फ ये अपना मातम ही करते रहना कि फलां की तो मुलाकात हो, आप कह रहे हैं कि मुलाकात किसी की हो जाए तो अच्छी बात है, यानी इस पे तो आपकी पार्टी जाहिर में है शक सर, किया कोई जाता है कि बंदे से भाई बात इसकी बात मुलाकात आती हुई है, शक करो इसके ऊपर, इसका कोई और सीन होगा। उससे पार्टी कमजोर होती है ना शहबाज साहब। उससे देखें ना, जब आप पार्टी के अंदर से बातें उठना शुरू हो जाती हैं, फिंगर पॉइंटिंग शुरू हो जाती है, उससे पार्टी कमजोर हुई है ना। और पार्टी की कमजोरी का नुकसान इमरान खान साहब की जात को है। ज़ाहिर है जब तक पार्टी तगड़ी नहीं होगी, इमरान खान साहब को जेल के अंदर से जो फैसिलिटेट होना है या वो चीज़ मामला जो है वो थोड़ा वो फिर गंभीर होता है। पार्टी तगड़ी हो तो फिर उससे मामलात अंदर आसान होते हैं। तो इसी तरह से फैमिली से बयान आना या पार्टी के अंदर से बयान आना, मैं समझता हूँ कि ये इस चीज़ पर भी देखने की ज़रूरत है। तो चोई साहब, जब बानी पीटीआई की बहन ही जो फ्रंट फुट में हैं, जो मुलाकातें करती हैं, जब वो कहेंगी मेरा ख्याल है माइनस इमरान खान हो गया, तो आप अपने पार्टी वर्कर्स को किस तरह से कोई हौसला दे सकते हैं, या इस तरह के इस बयान को, या उन्होंने कोई हकीकत बयान कर दी है? देखिए वो गैर सियासी है ना, उनकी अप्रोच गैर सियासी है, उनको पता ही नहीं है कि बात क्या करनी है क्या नहीं करनी। अब वो क्या, इमरान खान कैसे माइनस हो सकते हैं? इमरान खान को कोई माइनस अल्लाह ना करे तो कोई हो सकता है। इमरान खान पीटीआई है, इमरान खान के गिर्द सियासत घूमती है, इमरान खान के गिर्द मीडिया टॉक्स घूमती है, इमरान खान साहब के की ज़ात जो है वो अभी महवर मरकज़ है। तो इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो उससे अंदाज़ा होता है ना कि आप गैर सियासी जो गुफ्तगू है वो करने से पहले सोचना चाहिए कि आपकी इस बात से पार्टी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, इससे पार्टी में मायूसी की लहर आती है। तो अब इमरान खान और पीटीआई जो हैं वो एक दूसरे का नाम है। पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान पीटीआई है। और जो 8 फरवरी को जिस तरह से हमारे वर्कर्स निकले हैं, 26 नवंबर को जिस तरह जाने दी हैं, जिस तरह से इलेक्शन जीती है, जिस तरह से हमारे से तगड़ी पार्टी तो तारीख में कभी कोई नहीं आई, जिस तरह से निशान ना होने के बावजूद इलेक्शन जीता है, जिस तरह से कॉल के ऊपर आके 12 बंदों ने शहादत दी है, 17 बंदे अब हो गए हैं ऑन द स्पॉट जो है शहादतें हुई हैं 12 बंदों की। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो पार्टी जो है वो इमरान खान साहब को तक़वियत का बायस बनने की बजाय जो है वो कमज़ोरी की तरफ जाती है, जिसकी वजह से नुकसान मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि उनकी ज़ात को होता है। और कोई भी गुफ्तगू करने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए, ख़ासकर इन हालात में। ठीक है मुज़फ़्फ़र रहमान साहब, ये जो चोई साहब बयान कर रहे हैं और ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट कोई बैकग्राउंड में रखें, तो यानी हुकूमत ये चाहती है कि बातचीत आगे बढ़े, लेकिन वो कह रहे हैं भाई मुलाकात तो करवाए ना, हमने जिनसे डायरेक्शन लेनी है, मुलाकात ही नहीं होगी तो क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे? बेसिकली 2 बातें हैं जी यहाँ पर। एक तो ये है कि क्या हुकूमत जो है वो बानी तहरीक इंसाफ से बात करना चाहती है या हुकूमत तहरीक इंसाफ से बात करना चाहती है। देखिए, हुकूमत ने जितने भी मौके दिए बानी तहरीक इंसाफ को में मुलाकातों के दिए और कोशिश यही की कि कोई रिकन्सिलेशन हो जाए सियासी हवालों से। ज़ाहिर है जो उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिन केसेस में वो सज़ा याफ्ता हैं, वो तो रिलीव अदालतों से ही मिलने हैं। लेकिन जो हुकूमत और ज़ाहिर अपोजिशन के दरमियान एक रस्साकशी है, एक तनाव है, उस हवाले से आप देख लें, ये 1.25 साल भी देख लें और उससे पहले PDM का दौर भी देख लें। बानी तहरीक इंसाफ से जब मिला गया तो उन्हें इंतशार की बात की। रात को 1 बजे जो है जब उन्हें हमने मिलवाया नवंबर में, जब इस्लामाबाद में चढ़ाई की गई थी, तो इनके लोगों ने हमें आकर कहा, सारी उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड का हिस्सा है, जब कभी हमें इजाज़त, ये हमारा मनसब इजाज़त देगा और ज़मीर इजाज़त देगा तो और ज़रा कौम को चीज़ें सामने लाना होंगी तो ले आएंगे। कि उसमें इनके लोग आकर कहते हैं कि जी इनसे हमारी मुलाकात ना कराएं, वो तो हमें कहता है कि इस्लामाबाद में जाकर बंदे मरवा दें, चढ़ाई कर दें। अली अमीन गंडापुर को जो है कहता है कि जी तुम बंदे कम लेकर आए थे, सुबह की पूरी मशीनरी लगा दो। उसको रूल्स ऑफ बिज़नेस का कुछ नहीं पता, उसको हुकूमत का कुछ नहीं पता। आज हम जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाते हैं, कभी कभार पुराना इनका शेड्यूल देखते हैं, 11 बजे आया करता था, 1 या 2 मीटिंग्स और उसके बाद चले जाना। तो उस शख्स को पता ही नहीं कि हुकूमत एक क्या उसके मामलात होते हैं। एक सूबा कभी मरकज़ पे चढ़ाई नहीं कर सकता। चीफ सेक्रेटरी और IG वज़ीर आला के मातहत ज़रूर होते हैं, लेकिन वज़ीर आला ने डिक्टेशन देकर ये नहीं कह सकता कि मुझे एमुनेशन दो, मुझे गाड़ियाँ दो, मैंने जाके इस्लामाबाद में ये करना है। तो बेसिकली जो तनाव है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, उसकी बुनियादी वजह बानी तहरीक इंसाफ है। और इसकी बानी तहरीक इंसाफ की जो किरदार है, इसका खुद एतराफ़ तहरीक इंसाफ के सफेबल के रहनुमा करते हैं। उनका नाम लेना ज़ाहिर मुनासिब नहीं है। नहीं, वो आपको कहते हैं कि आपको कहते हैं कि ये सही बानी तहरीक इंसाफ की वजह से हम मजबूर हैं। जैसा आपने कहा कि वो कहते हैं, ये हमें कहते हैं आओ भाई लाशों की सियासत करो,
चढ़ाई करो, बानी तहरीक इंसाफ के बारे में जी ये जी, वो बातें सारे करते हैं। ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पे हैं। देखिए कुछ चीजें देखिए, अमेरिका में भी व्हाइट हाउस के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो है 30-30 साल बाद, 40 साल बाद वो दस्तावेजात पब्लिक होती हैं, वो चीजें पब्लिक हो जाएंगी, पता चल जाएगा। वो ऐसे ऐसे लोग हैं जो आकर बाकायदा कोई उनसे मिलने के ख्वाह नहीं होते। देखें ये कोई जमात होगी, इन्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट, अब मुझे लेट मी कंप्लीट, केपीके से मिलती है। अब केपीके में इनकी हुकूमत है, इनके लोग वहां जाके प्रोटेक्शन बेल्स लेते हैं, वसाइल इस्तेमाल करते हैं। उसके सूबे के वजीर आला ने 5 दिन पहले एक अच्छा इकदाम कर लिया कि कहीं मेरे एमपीएस एंड टाइम पे आगे पीछे ना हो जाए, और जब फाइनेंशियल बिल मंजूर नहीं करा सकती कोई भी हुकूमत, तो बाद नजर समझा जाता है कि वो हुकूमत अपनी मेजोरिटी खो चुकी है, और फिर फेडरल के पास अख्तियार होता है कि वो गवर्नर राज लगा सके, इमरजेंसी नाफिज कर सके। उस सूबे के वजीर आला ने, जिसकी मैं थोड़ी देर पहले उससे इख्तलाफ कर रहा था कि वो चढ़ाई करता है, जो जबान इस्तेमाल करता है, लेकिन इनकी अगर मैं अपने आई विल पुट माई फीट्स इन हिज शूज, तो इनकी यानी ये मजबूती की अलामत थी कि उसने बजट मंजूर करा लिया 5-6 दिन पहले। अब उस पर एतराज करें कि 30 तक का तुमने इंतजार ही क्यों नहीं किया, 30 का इंतजार कर लेते। यानी जिन लोगों को बुनियादी चीजों का इल्म नहीं है, वो भी बानी तहरीक इंसाफ से अगर वो मिल लेता, तो क्या बानी तहरीक इंसाफ क्या कहते हैं, बजट मंजूर नहीं कराना? बानी तहरीक इंसाफ कहते हैं कि नहीं तुम ये काम ना करो। भाई वो सूबे का वजीर आला, अगर बजट मंजूर 6 दिन पहले भी हो गया, तो वजीर आला के पास पूरा अख्तियार होता है, सप्लीमेंट्री ग्रांट का अख्तियार होता है, रीएलोकेट करने का अख्तियार होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस सब कुछ होता है। कैबिनेट से अप्रूवल लेने के बाद अगर बानी तहरीक इंसाफ उसे किसी प्रोजेक्ट का कह देते हैं, किसी शोबे में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने का कह देते हैं, उस शोबे में बजट बढ़ाने का कह देते हैं, वो कर सकता है। ये कह रहे हैं जी उनसे मशवरा करना था हमने। ऐसी ऐसी बातें लेकर आते हैं। ये बात ये थी कि भारत से जब कशीदगी थी तो बानी तहरीक इंसाफ से मशवरा क्यों नहीं किया? मैंने कहा जी क्या बानी तहरीक इंसाफ ये कहते हैं कि भारत पे या कशीदगी का आप जवाब ना दें, हमला ना करें? कुछ चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं कि अल्लाह एक है, नबी सल्लल्लाहु आखिरी नबी है, सूरज मशरिक से निकलता है। कुछ चीजों पे तो आपकी सियासी क़यादत का एक ही स्टांस होना चाहिए। ये उन चीजों में, लेकिन वजह सिर्फ क्या है कि मैं ना मानू वाली पॉलिसी है कि जानबूझकर बानी तहरीक इंसाफ से मिले और वो ऐसी कोई मुतनाज़ा तरीन बात करें जो आकर मीडिया पे करें। फिर हुकूमत अगर उस गुफ्तगू को फिल्टर करने की कोशिश करे, रोकने की कोशिश करे कि अगेंस्ट द रियासत है या अगेंस्ट दी ये ज़ाहिर आपकी पॉलिटिकल सिस्टम है, तो आप कहेंगे हम पे कदगन लगाई जा रही है। सिर्फ और सिर्फ आपकी टोटल सियासत वो टिकटॉक, ट्विटर और किसको कितनी बड़ी गाली देनी है इसके ऊपर रुकी हुई है। और इसीलिए आप कहते हैं कि सबसे बड़ी गाली जो है इस मुल्क में बानी तहरीक इंसाफ से बड़ी गाली और बदतमीजी कोई नहीं कर सकता। तो मेहरबानी करें उसमें बदतमीज आदमी से मिलवाने दें, ताकि वो इतनी सख्त बात करे कि सियासी जो तलखी हुआ करती थी वो सियासी नफरत में आपने बदल दी है, दुश्मनी में बदल दी है। कभी ऐसा नहीं होता था कि एक एमएनए दूसरे एमएनए को गाली दे रहा हो। आपने सियासत को एक गाली बनाया है, आपने यहां तक पहुंचाने में बड़ी मेहनत की है। 2014 से आप ये काम कर रहे हैं। आज आप अगर आर्मी चीफ अमेरिका चला जाए और एक शॉर्ट नोटिस पे प्रेसिडेंट ट्रंप उन्हें बुला लें, बाइज्जत तरीके से उन्हें खाना खिला दें, तो आप कहते हैं वज़ीर आज़म क्यों वहां पर नहीं था? आप कहते हैं कि जी काश ये बात जो आर्मी चीफ ने की है डोनाल्ड ट्रंप को वज़ीर आज़म जाकर करते। वज़ीर आज़म को कोई एतराज नहीं है इस पर, नून को कोई एतराज नहीं है कि हमने 4 दौरे इकट्ठे किए, 4 ममालिक के, ईरान में, टर्की का, काज़िस्तान का, सऊदी अरेबिया का दौरा। अगर आपका चीफ गया है वहां पर, उसकी मीटिंग्स हैं अपने काउंटर पार्ट्स पर, एक ज़ाहिर डिफेंस के लोगों से उसने मिलना है, और जब वहां पर पता चला डोनाल्ड ट्रंप को तो उन्होंने आपको मदऊ कर लिया। आप बेसिकली मकसद क्या है? जब टॉक शोज में बैठेंगे, जब तो सिविल बालादस्ती की बात कर रहे हैं जी, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, सुपरमेसी ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, इनकी टोटल सियासत तजादात पर मबनी है। या तो सीधा कहेंगे जी हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासत, हम चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार सियासत में बरकरार रहे, ये बात करें। ये उसके बाद इन्हें बिल्कुल हक हासिल है जो मर्जी ये करें। एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट को गाली देते हैं, मीर जावर मीर सादिक बनाते हैं, जानवर न्यूट्रल होता है, और फिर उसी एस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं हमसे मुज़ाकरात कर लो। अब वो एस्टेब्लिशमेंट भी किस मुंह से तुमसे मुज़ाकरात करे? तुम्हारा कोई पता नहीं, तुमने 2 साल बाद फिर पढ़ जाना है। कभी तुम जो है डीजीसी को पढ़ जाते हो, डीजीआई को पढ़ जाते हो, कभी आर्मी चीफ को पढ़ जाते हो। तो बेसिकली मकसद ये है कि ये बानी तहरीक इंसाफ से मिलने की बात इसलिए करते हैं कि पूरी जमात में, इसमें तो कोई दो राय नहीं, वो उनकी जमात का सरबराह है और उसकी बात को हर बंदा फॉलो करता है। वो इतनी तल्ख और मुतनाज़ा तरीन बात करता है कि आपके मुल्क की 78 साल तारीख में कभी किसी ने नहीं की। नवाब लियाकत अली खान की असैसिनेशन हुई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हुए, फैसल साहब से मुझे जवाब लेने दें, फिर मैंने चलें हुज़ैफा साहब आपकी बात पॉइंट आ गया। असैसिनेशन हुई, लेकिन कभी किसी ने वो बातें नहीं की। कल अली अमीन गंडापुर क्या कह रहे हैं कि अगर मुझे बानी तहरीक इंसाफ से मिलने ना दिया गया तो मैं IMF के जो शराइत हैं उसमें रुकावट बनूंगा, क्योंकि मैंने कोई पाकिस्तान का ठेका तो नहीं उठाया हुआ। तो मैंने तो पाकिस्तान का ठेका उठाया हुआ है। पाकिस्तान का कोई वजीर आला ये जस्टिफिकेशन दे सकता है कि
कि भाई IMF का अगर प्रोग्राम मुअत्तल हुआ या IMF की तुमने शराइत तो पूरी सब ना की, तकरीर के लिए नुकसान हुज़ैफा किसको साहब होगा? बुला ना, बुला फरूख शहबाज को लीजिएगा। होगा। फैसल चोई साहब को कुछ कहना चाह रहे हैं हुज़ैफा साहब, उनकी बात सुन लें। जी प्लीज आपने प्लीज जी, पूरी मेरे चार्ट भाई शीट हैं, दे दी है, बात करें बिल्कुल कहना हक साहब ने हासिल है। बात मैंने करी। कहा हुज़ैफा साहब की तकरीर के लिए अलग टाइम देते हैं उनको और कोई जो है वो तो इस तरह से शुरू इतनी हो तो मैं गए आपसे जैसे फैसल जलसे चर्चा, या इतनी शहबाज लिबर्टी शरीफ तो को मैं आपसे खुश ले करने सकता के हूँ, लिए। इतना तो मेरा आपका बात यह है जाती कि मोहब्बत आप प्यार है कि मैं हुज़ैफा आपसे साहब 5 सुन मिनट लो आपकी ना, खा सकता सुन हूँ। लो। सुन लें हुज़ैफा मिनिस्टर साहब, साहब सुने। हम आपके दफ्तर में मीटिंग के लिए तो नहीं आए हुए ना, सुन लें सुन लें जी सुन लें। आप भी अपना रिपोर्टर से यहाँ तक पहुंचे हैं, हौसला रखें। क्या हो गया आपको? जी और जिस तरह से आपका वज़ीर-ए-आज़म डिग्गी में छुप के जाता था मिलने के लिए, तो वो भी ऑन रिकॉर्ड है। जिस तरह से आपका वज़ीर-ए-आज़म जो है वो साजिश में मुलव्वस पाया गया है, वो भी ऑन द रिकॉर्ड है। जिस तरह से आपकी पूरी पार्टी जो है वो फौज जी। के गवर्नों में लग के बड़ी हुई है और फिर फौज के ऊपर ही पन बनी है। इसी वजह से नवाज शरीफ आज घर बैठा हुआ है, उसको कोई पूछता नहीं है। ठीक है, वो तो आपने खुद ही उसको सुखने डाल दिया है। उसको आज तक किसी ने जाके ये नहीं पूछा कि भाई तुम्हारा हाल क्या है। वो जाता है, वो वहाँ पे एक इस तरह से जैसे एक कोई गुमा हुआ बंदा फिर रहा होता है, उस तरह ये कह रहे हैं कि इमरान खान को भी ऐसे माइनस कह रहे हैं। इमरान खान माइनस नहीं हो सकता। PTI और पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के गिर्द घूमती है। उनकी अपनी इमरान खान बहन को कह रही माइनस है, हम तो करने नहीं की कह जो रहे सोच सर। रखते हैं, आप ये हम तो देखिए कह ही नहीं रहे, उनकी कि बहन कह रही है, सगी हुज़ैफा बहन, ये कह जीजी रहे हैं कि जिस तरह से नवाज शरीफ को कोई नहीं पूछता, शहबाज शरीफ को कोई नहीं पूछता, इस तरह से आप भी ना पूछें। ठीक है जी, आप ये कह रहे हैं कि जी हम तहरीक इंसाफ से उनकी बात बहन कह करना रही चाह रहे हैं या है इमरान खान चौधरी से साहब। बात करनी है। तो बात यह है कि इमरान खान से ही बात करनी पड़ेगी। इमरान खान के अलावा किसी उनकी से आप बहन बात नहीं कह कर रही है मेरा सकते। भाई माइनस हो और गया। आप ये जो ख्वाहिश रखते हैं, जिस तरह से फॉर्म 47 की हुकूमत अपनी है, जिसमें जो है तमाम ओहदे गैर इलेक्टेड लोगों को दिए गए हैं, 17 सीटों की तो टोटल हुकूमत है, और अपना बढ़ बढ़ के बातें इस तरह से करते हैं। आर्मी चीफ को अगर वहाँ पे बुलाया गया है तो ये बताएं कि आपकी अहमियत कोई नहीं है। आप आर्मी की जो एक कारकर्दगी है या उनकी अचीवमेंट है, उसको अपने सर पे जो है वो नथी क्यों करते हैं? आज तक आपने कौन सी फौज को सहारा दिया या फौज के लिए कोई इज्जत अफजाई का बायस बने? पूरी हुकूमत नलायकों का टोला है। 10 खरब का पैसे खा अल्हम्दुलिल्लाह गए जो पंजाब भारत में, के उसका खिलाफ हिसाब दें। जो अल्लाह ने जो हमें अभी कामयाबी दी है, आपकी जो वज़ीर-ए-आज़म वहाँ शहबाज शरीफ पे ही हैं। ऑडिट रिपोर्टें आई हैं, जो इस्लामाबाद में जितनी सड़कें बनाई हैं वो बारिश होती है बैठ जाती है। कौन करप्शन करता है? कौन ठेकेदार है उसका? कौन अपना उसमें हिस्सेदार है? उसको सामने लेके आए। बातें करना आसान है, बातें आप हमसे ज़्यादा जो है वो चाह के बातें कर रहे हैं। हम आपकी बात को सुनते हैं कि चले जी हमारे दोस्त हैं पुराने। ये कोई बात तरीक़ेकार है कि आप इमरान खान को ऐसे बात करें जैसे वो आपसे छोटा है? ये वो अपने जो शहबाज शरीफ नहीं है जो कि अपना दूसरों के जो है वो नखरे उठा के बाजवा और फैज हमीद के प्रेस्क्रिप्शन से आपने अपना प्लेटलेट्स नवाज शरीफ ने गिराया और फिर दौड़ के चढ़ गया जहाज के ऊपर और भाग गया इस वज़ीर-ए-आज़म मुल्क तो से। इमरान खान फिर थे 4 साल बाद सौदा आपके भाई करके तो आया वज़ीर इत्तलात और थे। फिर आके फिर सौदा क्या किया कि अपने भाई ने ही उसको डिसीव कर दिया, उसको अपना फारग कर दिया। ये सौदा था आपका। और आप बात करते हैं, आप लोग जो हैं हमेशा फौज के कंधों पे चढ़ के, और फौज को आपने हमेशा चलें चोई साहब, कशीदगी कम करते हैं हम। चीफ है जिसके साथ नवाज शरीफ का झगड़ा नहीं हुआ। नवाज शरीफ ने हर किसी को डंग मारा है। फरूख नवाज शहबाज शरीफ तो साहब, वो आपने आदमी है जो कि फैसल चोई साहब, आपने साफ बराबर कर दिया है। जो क़यामत में इतना अगर चला गया, भाई आपकी हैसियत आप ये ये है फर्क कि आपको देखिए, ना तहरीर क्योंकि में सब कोई बातों पूछता का मैं इतना है, ना मुस्कुरा के आपको जवाब दे टर्की रहा में हूँ, कोई सीरियस हो पूछता है, गए। ना अमेरिका में कोई पूछता है। ये वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पे बैठा जो है वो अपना डुगडुगी बजाते हैं, वो अपना नाश्ता आगे से, इसकी हैसियत ही कोई नहीं है। आपकी अपने नून लीग की हैसियत ये है कि 17 सीटें आपने टोटल जीती हैं, कब्जा करके बैठे हुए हैं आप लोग। आपको अवाम ने वोट तक नहीं दिया है। यहाँ पे जो जितने भी बंदे बैठे हुए हैं जो है, आप ये बताओ को ख्वाजा आसिफ का हाइब्रिड मॉडल है आपका, या ये जो हनीफ कह रहा रावलपिंडी वाला कि वो आपका मॉडल है? आप पहले अपने घर को तो दुरुस्त करो। आपका तो डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हाइब्रिड मॉडल है, यानी चलें, हम जो है फैसल साहब, चाहने वाले कोई और है। फैसल साहब ठीक हो गया। हुज़ैफा साहब ने जो तकरीर की आपने उसका जवाब दे दिया। गुफ्तगू चल रही है, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे कि ये जो बयान है अलीमा खान साहिबा का माइनस इमरान खान, इसमें क्या सदाकत है और इसके असरात क्या होंगे। वेलकम बैक। मुझे कर्नल असद महमूद साहब से बात करनी है। कर्नल साहब, ये इस पे थोड़ी सी बात करके आप आगे बढ़ेंगे। मैं जानना ये आपसे चाहता हूँ कि जो हमारा ये जो जंग हमने देखी है, अब हम कहाँ पे देख रहे हैं? क्या इस तरह की कोई सूरत हाल मज़ीद? और दूसरी एक बहस है कि
कौन जीता कौन हारा किसका नुकसान हुआ, वैसे तो ये जंगों में ये नहीं, लेकिन बहरहाल देखा जाता है। पहले आप ये जो सारी डिबेट आप सुन रहे थे इस पर कमेंट कर दें, फिर आगे बढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज साहब थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैं उज़ैफ़ा साहब को भी सुना और फैसल साहब को भी। इट्स नॉट ओनली, अगर हम इन दोनों की बात करें, आप ओवरऑल जितने भी टॉक शोज़ देखते हैं ये सारे के सारे पॉलिटिशियंस बैठे होते हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपको इस सारी डिबेट के अंदर उन हर एक की रिस्पेक्टिव पार्टी नज़र आती है, उनकी लीडरशिप नज़र आती है, बिकॉज उनकी लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूँ। बट एक्चुअली देखा जाए तो पाकिस्तान या जो लोग जो आवाम हैं वो कहीं नज़र नहीं आते। अभी जैसे मई की अगर मैं बात करूं, 5 से 8 तक जो एक लिमिटेड वॉर इंडिया के साथ हुई, वो 4 दिन या उसके बाद का कुछ टाइम था, तो आपको फ़ील हुआ कि ये जितनी भी सियासी जमातें हैं या फिर पाकिस्तान के अवाम हैं, इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात देते थे, सारा कुछ करते थे, एक दूसरे की मुखालफत करते थे, बड़े तंदो तेज़ आप बयानात इनके सुनते थे। लेकिन जब मुल्क पे बात आई, पाकिस्तान पे बात आई, तो ये सारे के सारे एकदम इकट्ठे थे। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच यू फाइंड एक्चुअली इन पाकिस्तानियों के अंदर और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के अंदर। अफसोस सिर्फ ये होता है कि आम आदमी की बैठ के फैसल साहब भी बात नहीं करते, उज़ैफ़ा साहब भी बात नहीं करते, पीपल्स पार्टी के लोग भी बात नहीं करते। और ये जो प्रॉब्लम इस वक्त पूरा पाकिस्तान फेस कर रहा है, चाहे आप इनसिक्योरिटी की बात करते हैं, पुलिस की एट्रॉसिटीज़ की बात करते हैं, इसके बाद ओके अमन की जो प्रॉब्लम है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, पानी साफ़ नहीं मिल रहा, आप से कि मुलाजमतें एक लिहाज से नहीं मिल रही। इसके बाद फिर आप ये देखें पाकिस्तान से पिछले साल के अंदर ऑलमोस्ट को 7.5 लोग बाहर चले गए। चलो दिस इज़ गुड इनफ, VCAG के वहाँ से कोई फॉरेक्स जब्त तो एक लिहाज से भेजेंगे। बट मुझे ये बताइए कि 25 करोड़ की आबादी है और यहाँ की आलमोस्ट को 65 to 70% वो लॉट है जो बिल्कुल यंग है। हम उनको क्या दे रहे हैं? ये पॉलिटिशियंस, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उन यंग पाकिस्तानीज़ को किस तरह की उम्मीद दे रहे हैं? आप मुझे ये बताएं कि इन पिछले 2.5-3 सालों के अंदर चीनी का रेट ये आलमोस्ट 180-190 और आलमोस्ट को 210 रुपये पर kg पे लेके चले गए। कोई चेक एंड बैलेंस है जो इस मरकज़ी हुकूमत करती है या सूबाई हुकूमतें एक लिहाज से करती हैं? नॉट दे नॉट बॉदर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ऑयल की कीमतें देखें, अच्छा अगली सूरत देखें, इतना मतलब मुश्किल हालात के अंदर किसान ने तो अब सोचा है कि गंदम लगाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, यानी यहाँ तक नौबत पहुँच गई है। और हम क्या कर रहे हैं? हम कहते हैं जी कि नहीं, हम तो वो गंदम जो उसका खर्चा ही पे अगर मान आ रहा है 3200, तो हमने कहा जी नहीं तो 21-2200 पे एक लिहाज से उठाएंगे। नोबडी बॉदर्स अबाउट इट। आपने रेलवे से कह रहे हैं कि निकाल दिया, अवाम की बात नहीं हो रही। जी शहबाज साहब, चले आपने बात तो नहीं हो रही, आपने बात तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। ठीक है, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये जो ईरान इसराइल के तनाज़ुर में बात पूछना चाह रहा था आपसे। जी कि अच्छा, मैं इसकी एक चीज़ तो ये ज़रूर कहूँगा, ओवरऑल आपने ईरान को मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल अकेले लड़ते हुए देखा है। ठीक है, यानी पहले दिन तो ऐसा लगता था कि अभी 10-12 घंटे के अंदर ऐसे सिचुएशन होगी कि जैसे उनको हथियार डालने हैं और आगे सारे का सारा सिलसिला कैसे चल रहा है। बट द वे दे केम बैक, और जिस तरह का उन्होंने मिज़ाइल टेक्नोलॉजी का, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, और इसराइल विच वाज कंसीडर्ड टू बी द इनविंसिबल, आप ये देखें उसके साथ उन्होंने एक लिहाज से किया क्या है। और आप ये देखें कि अगर इस 12 रोज़ा जंग के अंदर अगर अमेरिका उनकी सपोर्ट में ना आता, हालांकि उसका इम्पैक्ट तो अभी पता चलेगा ना, बिकॉज यहाँ पर बहुत से हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं कि उनकी जो एटमी सलाहियत है, यानी अफसूदा यूरेनियम तो उन्होंने वहाँ से मूव कर दिया था, और जो उनके एटमी तनसीबात हैं उनको भी इस तरीके से नुकसान अमेरिका नहीं पहुँचा सका B2 के ज़रिए। ये तो सिचुएशन आगे क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि इट वाज बेसिकली इसराइल जो कि गया अमेरिका के पास, यानी कि हमारा इनके साथ आप सीज़ फायर के से कराएं। तो आप ये ज़रूर देख लें कि अब इससे हम सबक क्या सीखते हैं। एक चीज़ तो ये है कि इट इज़ बेसिकली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन द वर्ल्ड नाउ, और नो फॉरगेट अबाउट इट कि जी नहीं ये मेरा अलायंस है, ये मेरे साथ खड़ा होगा, ये मेरे साथ खड़ा होगा। कोई खड़ा नहीं होता। जब जंग होती है तो वो बंदा या वो मुल्क बिल्कुल अकेला होता है। अपनी जंग हर एक ने खुद लड़नी होती है, और ये आपने देखा है पाकिस्तान की जंग के अंदर भी आपने देखा जो इंडिया के साथ हुई, और जो कुछ आपने इंडिया के साथ किया वो भी सारी दुनिया के साथ, सारी दुनिया के सामने हुआ। तो और जो कुछ जीता, ईरान कौन इसराइल हारा, के बीच में हुआ, जिस तरह की इसराइल को सपोर्ट थी फ्रॉम
मैं इसको इस एंगल से ले सकते हैं कि अगर ये देखें, ईरान इससे पहले पहली दफ़ा आप कह सकते हैं कि शायद टेस्ट हुआ है, जब इससे पहले इनके इराक़ के साथ वार हुई थी, तो उन्होंने अपने आप को एक बेइंतहा मजबूत नेशन के तौर पे साबित किया है। और अब एक पूरी दहाई अगली जो आ रही है, मैं उसको फील करता हूँ कि अब ये तमाम हुकूमतें जो हैं, या जिनकी स्किरमिशेस चल रही हैं, या जिनकी दुश्मनियाँ चल रही हैं पास पड़ोस में, अब वो टाइम होगा कि जहाँ पे आप स्टॉक पाइल्स इकट्ठे होते हुए देखेंगे। ये मुख्तलिफ़ तरह के, चाहे वो जहाज़ों की बात करते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ड्रोन्स की बात करते हैं आप, इसके बाद आप साइबर वारफेयर पे आप चले जाएँ, ये सारी की सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। वॉर की टेक्निक्स और आप कह सकते हैं वॉर की स्ट्रैटेजीज़ एक लिहाज से टोटल तब्दील हो गई हैं, और सारी कौमों को ऐसे देखेंगे। और एक सबसे जो ज़रूरी फैक्टर अब सबके सामने आया है, मगरबी कुव्वतों को आपने ये देखा कि ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे आप नेटो की बात करते हैं, यूके उनके साथ खड़ा, अमेरिका उनके साथ खड़ा, और इजराइल और अमेरिका के अंदर तो आप कह सकते हैं आपकी किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं है, दे आर वन, बिल्कुल दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान ने अपनी वो रेजिलियंस साबित की है कि अगर आपकी फ़ौज के अंदर, आपके लोगों के अंदर वो इकट्ठे होते हैं और मिल के हमलावर होते हैं, तो यस, दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आप उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको ज़िक पहुंचा सकते हैं। और ये कुछ ईरान ने एक लिहाज से साबित किया। तो हम तो ये तो कह सकते हैं जी कि इजराइल तो नहीं जीत सकता, वो अपने मतलूबा मकासद हासिल नहीं कर सका। इस सब के बावजूद नहीं कर सका हासिल। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। मुझे साहब आपसे मदद खा भी हूँ, सियासत बहुत ज़्यादा वक्त ले गई है, लेकिन फैसल चौधरी साहब से, उज़ैफ़ा साहब से आखिरी कमेंट भी लेना है मुझे। कोई बात नहीं। फैसल साहब अपना एक तो चौधरी साहब तुसी सुलह कर लो यार, एक दूसरे के लीडर्स को बुरा ना कहें, उज़ैफ़ा साहब इमरान खान साहब को बुरा ना कहें, आप शहबाज शरीफ साहब को बुरा ना कहें, तो हम कोई मतलब इस मुल्क में शायद हम आगे बढ़। शहबाज साहब अगर मुझे एक मिनट के लिए दो बातें अगर करने दें आप तो जी कर लें, लेकिन मुख्तसर करें, हमारे पास वक्त खत्म हो गया। मैंने इन दोनों के कमेंट लेने हैं आखिरी मुख्तसर करो जी। मैं सिर्फ ये जो मेरे दोनों भाई बैठे हुए हैं, और पीपल्स पार्टी वाले तो बाहर हैं, JUI वाले हैं, पूरी दुनिया को देखें, पॉलिटिक्स के अंदर बिल्कुल इख्तलाफात होते हैं, सारा कुछ होता है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इकट्ठे होके मिल के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए क्यों नहीं काम कर सकती? हम क्यों अपने मुल्क को आगे नहीं लेके जा सकते? हम बहुत अच्छा पॉइंट आपका, टांगे खींचने की जबरदस्त पॉइंट आपका कंसाब। हम क्यों इतनी गलत इस ज़बान इस्तेमाल करते हैं? इनको लीडर नहीं कोई मिल रहा जिसके पीछे ये सब चलना चाहते हैं। मेरे ख्याल में अब मिल जाएगा इनको। फैसल चौधरी साहब जी, आपकी तरफ आ रहा हूँ मैं। शहबाज साहब, सबसे पहले तो कर्नल साहब से बस एहतराम, 50 साल फौज इस मुल्क में हुक्मरान रही है, तो जो फौज की गलतियां हैं वो भी सियासतदानों के सर पर ना छोड़े। मैं कोई ऐसे लोगों में से नहीं हूं जो कि कोई भी समझेगा कि सियासतदानों के ऊपर आप इल्ज़ामात लगाएंगे और या बात करेंगे, हम उसको रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे। फौज अपना काम करेगी और सियासतदानों को अपना काम करने देगी, हुकूमतों को टाइम पूरा करने देगी, तो हर मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। अवाम की आपने बात की, अवाम फौज में जंग के दौरान फौज के साथ खड़ी हुई है, इलेक्शन के दौरान फौज को अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो नहीं खड़े हुए। ये हमारा आपसे गिला है और रहेगा। इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की अजमत की खातिर, अपने मुल्क के लिए, अपनी फ़ौजों के लिए जो दौरान जंग हम बिल्कुल दामे दरमे से अपनी फ़ौज के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि जब मुल्क की सलामती का मसला आता है सबसे पहले पाकिस्तान आता है। बाकी बाद में जितना मुल्क की सियासी जमातों ने इस मुल्क के लिए, अवाम के लिए किया है, उस तरफ मेरा नहीं ख्याल कि किसी और ने किया है। ये बात गलत होगी। हाँ, हुज़ैफ़ा साहब का या मेरा अपना सियासी खिलाफ हो सकता है, 100 दफ़ा होगा, और अगर हुज़ैफ़ा साहब ना पहल करते तो मैं शायद रेसिप्रोकेट नहीं करता। मैं तो रेसिप्रोकेट करने वाला बंदा हूँ। अगर कोई करेगा तो मैं फिर जवाब देता हूँ, वरना तो मैं इश्यूज पे बात करना मुनासिब समझता हूँ। मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है शहबाज शरीफ साहब के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए, बाकियों के लिए, लेकिन अगर कोई मेरे लीडर को अंडरमाइन करेगा तो फिर आई विल रिस्पॉन्ड इट प्रॉपर्ली। हुज़ैफ़ा साहब जी। हुज़ैफ़ा साहब जी, बहुत शुक्रिया। मैं एक तो चौधरी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक तो बात यह है कि ज़ाहिर हमारा कोई ज़ाती इख्तलाफ कभी नहीं होता, राय होती है, और मकसद यही होता है कि अपने व्यूअर्स को और आपके थ्रू कन्विंस कर सकें। मैं तो हमेशा, फैसल चौधरी साहब भी इसको इंडोर्स करेंगे, हमेशा ठंडी बात करने का कायल हूं, लेकिन चूँकि बात इस तरह हुई, कल IMF के बारे में जो बयान दिया उसमें जो है अली अमीन गंडापुर साहब ने, तो उसके बाद ज़ाहिर है मैंने वो सारे जज्बात थे। लेकिन जो बात कर्नल साहब ने कही, मैं फैसल चौधरी साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पाकिस्तान में सियासतदानों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है,
और इस तरीके से आप फैसल चौधरी साहब मेरे इख्तलाफ को जवाब बनाकर ये नहीं कह सकते। आम आदमी की बात मैं भी करता हूँ, इनके लोग भी करते होंगे और पीपल्स पार्टी के लोग भी करते हैं। खामियां सियासतदानों में भी हैं, खामियां आपकी इस्टेब्लिशमेंट में भी हैं, खामियां सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, खामियां आपके जजेस में भी हैं, सिस्टम में। हाँ, ये है कहीं ज़्यादा खामी है, कहीं कम खामी है। तो सियासतदानों के मुतालिक सिर्फ इस तरह की राय बना देना कि सियासतदान कुछ भी नहीं करते और हर चीज़ के जिम्मेदार सियासतदान है, मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। हमें कैटेगोरिकली जो गलतियां हैं एक दूसरे की, उसका ज़रूर जिक्र करना चाहिए और उन्हीं गलतियों पे गलतियों को तस्लीम करके जनरल आप किसी को बना दें। गलतियों को तस्लीम करके हम आगे बढ़ सकते हैं। फैसल चौधरी साहब ने जो बात मुझे कही कि मैंने उन्हें कही, वो सिर्फ इस प्रोग्राम की हद तक है, कोई जाती इसमें बात नहीं। नहीं, बाद में आप फोन कर लें। मेरा एहतराम है उज़ैफा, हमारे दोस्त। That is actually शहबाज। No, this is the problem कि ये हमारे जितने भी भाई हैं ना, ये एक दूसरे के साथ शेरो शुक्र होते हैं। नहीं, ये दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। मेरा भी ताल्लुक सियासत से है, मैं भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग खान अब्दुल कयूम खान की पार्टी का सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हूँ, ठीक है ना। मुझे भी सारी चीजें, यही एक अफसोस होता है कि भाई आप पीपल कंजप्शन के लिए आप टेलीफोन के ऊपर या टीवी के ऊपर ऐसी बातें करते हो, वैसे आप सारे इकट्ठे होते हैं। यही एक सब लोगों को शिकायत है, नॉट मी। जी बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूं और यही मैं कहूंगा कि मैं उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हूं कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने पाकिस्तान को क्रिएट किया था। आई एम टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग खान अब्दुल कयूम खान, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई हमारा हम जो कुछ भी हैं इस मुल्क की वजह से हैं। मैं जो ठीक है, ये दैट इज द प्रॉब्लम ना, वो इसलिए कि इवन शेर का निशान भी आपके पास जो है वो इसी मुस्लिम लीग खान अब्दुल कयूम खान की पार्टी का है। कहाँ साहब, आपका पॉइंट आ गया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, लेकिन जिससे इस प्रोग्राम में दो सियासतदान इकट्ठे हुए हैं कहाँ साहब के खिलाफ, अमली मैदान में भी अगर सियासतदान इसी तरह से इकट्ठे हों और कुछ करना चाहें तो इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो स्वात में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, उस पर बात करेंगे। ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि ये जब हमारे यहाँ गर्मियों का मौसम आता है तो यहाँ से बहुत से लोग सैर करने की गर्ज से शुमाली इलाका जात में जाते हैं और वहाँ पर फिर बहुत से हादसा होते हैं। यह हादसा बड़े अफसोसनाक हैं, लेकिन कई सालों से हम इस पर सिर्फ अफसोस का इज़हार करते आ रहे हैं। इनको कैसे रोका जा सकता है और जो लोग कसूरवार हैं, किस तरह से ये हादसा पेश आते हैं, उनको क्या सज़ाएं दी गई। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आप बताएंगे। वेलकम बैक। स्वात की बात हो रही थी, वहाँ पे दरियाए स्वात के करीब, वहाँ पे किनारे पे बैठ के एक फैमिली जो सियालकोट से ताल्लुक़ रखती है वो वहाँ पे नाश्ता कर रहे थे और फिर एक रेला आता है और 18 अफराद को बहा ले जाता है एक ही ख़ानदान के। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कोशिश की जा रही है कि लोगों को जो बचा सके बचाया जाए। लेकिन इसी पे डिप्टी कमिश्नर स्वात ने भी जो मीडिया से गुफ्तगू की है उसमें ये कहा कि दफ़ा 144 नाफिज है कि दरिया में नहाने उसके करीब जाने, लेकिन फिर भी फैमिली कैसे वहाँ पे बैठी थी, नाश्ता कर रही थी और फिर ये कि रेस्क्यू टीमें वहाँ पर लेट पहुँची। इस सारे वाक़े से मुतल्लिक़ हम शहजाद नवीद से बात करेंगे जो मुकामी सहाफ़ी हैं हमारे साथ। रहनुमा जमात इस्लामी मुश्ताक अहमद खान साहब भी मौजूद हैं। शहजाद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आपके जी बताइएगा ये वाकया हुआ क्या है, किस तरह से हुआ, किसकी गफलत है और क्या रेस्क्यू टीमें वाकई लेट पहुंची? जी बिल्कुल, जिस तरह आपको मालूम है कि मैं थोड़ा वाकई के पस मंजर के हवाले से आपको बता रहा हूँ कि गुज़िश्ता रात से स्वात में वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहा और सुबह तक जो बारिश थी वो मुसलसल जारी रही। फिर अचानक से 8 बजे के करीब स्वात में ख्वाजाखेला के मकाम से एक रेला आता है सैलाब की शक्ल में और वो मुख्तलिफ मकामात पर जो दरिया स्वात के किनारे पर मुख्तलिफ होटल्स और जो किनारे थे वहाँ पे इन होटलों में पानी अंदर दाखिल हो गई और साथ साथ मुख्तलिफ मकानात पे भी जो पानी है वो दाखिल हो गए थे। ये जिस वाक़े की आप बात कर रही है ये सुबह 8:30 बजे की बात है कि स्वात की दरिया स्वात के किनारे एक होटल, मकामी होटल है जिसका नाम जकुरबान है। वहाँ पे 18 अफराद जो थी वो सैलाब के बीचों बीच वो फंस गए थे दरिया के किनारे और यहाँ पे जो एन शाहिदीन है, मैं इस वक्त भी दरिया स्वात के किनारे मौजूद हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ एन शाहिदीन के साथ हमारी बात हुई, यहाँ पे जिले इंतजामिया के साथ हमारी बात हुई। वो सयाह जो थी वो जकुरबान होटल में वहाँ पे वो नाश्ता कर रही थी। 18 अफराद थी मजमूई तौर पर जिनका ताल्लुक सियालकोट डस्कल से है और मर्दान से है। वो होटल में नाश्ता करके तस्वीर खींचने के लिए दरिया स्वात के किनारे पे पहुंच गए, लेकिन बदकिस्मती से
ये वाकया क्यों रहनुमा हुआ? इसका पस मंजर ये है कि स्वात के मुख्तलिफ मकामात पर इंक्रोचमेंट जारी है। यहाँ पे मुख्तलिफ दरिया के अंदर लोग बाजरे और रेत निकालते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ खड्डे बन जाती है। फिर ये खड्डे जब बन जाती है और जब रैली आ जाती है तो ये अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। तो बदकिस्मती से वही रैली ब्लास्ट हो गया था। उसी में से 18 अफराद जो थे वो सिराब की रैली में फंस गए थे। बदकिस्मती से उस रैली में 15 अफराद जो थे वो वो जो दरिया स्वात में जो थी वो बह गई थी और 3 खवातीन को जो थे वो मकामी लोगों ने जिंदा निकाल लिया था। साथ साथ अभी जो मकामी जो लोग हैं, जो यानी शाहिदीन हैं, उनके साथ हमारी बात हुई। वो कह रही थी कि वो लोग जो थे वो तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा अरसे तक वो वहाँ पे वेट करते रहे, इंतजार करते रहे कि कोई हमें वहाँ से बचा ले। रेस्क्यू को उन्होंने कॉल की, वो बदकिस्मती से 1 घंटे में वो नहीं पहुंची क्योंकि रेस्क्यू का ऑफिस उस दरिया से तकरीबन 15 से 20 मिनट के फासले पे है। वो देर से पहुंची। 3 लोगों को मकामी लोगों ने खुद अपनी आग के तहत निकाला। 15 जो थी वो दरिया के मौजू की नजर हो गई। तो अभी कितने सब लोग रेस्क्यू हो चुके हैं? नहीं, अभी तक सर्च ऑपरेशन जारी है और अभी रेस्क्यू और 112 के जो एहलकार है वो मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और साथ में उनके साथ जो मकामी लोग हैं वो भी भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। तो कोई हिफाजती इक़दाम या ये ऐलानात जब होटल्स में, और ये आपको पता है आप मकामी हैं, तो ये होटल्स में बताया जाता है जब सयाह वहाँ पे आते हैं, या जो ज़िले के हुकाम हैं उन्होंने कुछ इस तरह से कुछ SOP बनाए हुए हैं? इस इंसिडेंट को मैं तो सुबह से कवर कर रहा हूँ। स्वात में तकरीबन 5 से 8 दिन पहले स्वात में दफा 144 नाफिज है, लेकिन वो सिर्फ कागजात और नोटिफिकेशन की हद तक है। अब भी मैं खुद कवरेज कर रहा हूँ, दरिया स्वात के किनारे पे मौजूद हूँ। मकामी लोग अब भी आ रहे हैं, दरिया स्वात के किनारे पे खड़े हैं। यहाँ पे पुलिस एहलकार जो है वो खड़े हैं, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, पे इंतजामिया की जो तो अभी यानी इतना बड़ा हादसे के बावजूद भी मामला जूं के तूं हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शहजाद, आपने हमें अपडेट किया। मुश्ताक खान साहब, आपने इस पे सोशल मीडिया पे भी इज़हार अफसोस किया और फिर आपने कहा कि यार ये इस तरह के वाक़यात जो हैं ज़िम्मेदार कौन है? अब आप सुन रहे थे, मकामी सहाफ़ी बता रहे थे सारी बात, क्या कहेंगे आप अफसोसनाक इस वाक़े में? देखिए, बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, बहुत ही दर्दनाक वाक़या है और मैं तो सुबह से बहुत ज़्यादा रंजीदा हूँ इस वाक़े को देख के और इसको सुन के। तो ये जो है वो इंतज़ामिया की, हुकूमतों की हम पहलू एक नाकामी है। आप देखें 2-3 एस्पेक्ट्स हैं इसके। एक तो ये है कि स्वात के दरिया से ये बजरी और रेत निकालते हैं, जिससे स्वात के दरिया में बहुत बड़े बड़े देवहेकल गढ़े बन गए हैं। और जब इस तरह का पानी आ जाता है, सैलाबी रेला आ जाता है, तो वो इंतहाई ख़तरनाक बन जाते हैं। और अजीब बात यह है, अफसोसनाक बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया खुद ये बजरी और रेत निकालने के ठेके दे रही हैं और ये लोकल इंतज़ामिया के लिए सोने के कान बन चुके हैं, बहुत बड़ा करप्शन का जरिया बन चुका है। तो एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि आप देखें कि 1.5 घंटे तक 18 अफराद जो एक ख़ानदान के थे वो चीखो पुकार कर रहे थे। और ये आप अगर स्वात गए हैं तो बाईपास और फिजागढ़ ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से 10 मिनट के फासले पर है, DPO ऑफिस से 10 मिनट के फासले पर है, 1122 के ऑफिस से 10 मिनट के फासले पर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 10 मिनट के फासले पर है मैक्सिमम। लेकिन 1.5 घंटे तक ये कितनी अफसोसनाक, कितनी मजलूमाना मौत है ये। वो फरियाद करते रहे, दुहाइयां देते रहे, मिन्नतें करते रहे, ये कोई इंतजामिया नहीं है। ये इंतजामी नाअहली की शर्मनाक मिसाल है, बदतरीन मिसाल है। आप देखें, जिंदों को तो हुकूमत दुहाइयां और मिन्नतें करने के बावजूद ना बचा सके, ना दरिया से निकाल सके, अब मुर्दों को निकालने के लिए पूरी हुकूमत मुतहरिक हो चुकी है। तो ये बहुत ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है। आप देखें, स्वात के अंदर ये लोग नारा लगाते थे, वफाकी हुकूमत भी, सूबाई हुकूमत भी, इंतजामिया भी, कि टेररिज्म नहीं टूरिज्म। अब आपने टूरिज्म, जो सयाहत है, जो कि स्वात की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हमारा सॉफ्ट इमेज है खैबर पख्तूनख्वा का, आपने उसको भी खौफनाक और दहशतनाक बना दिया। आपने टूरिज्म को भी टेररिज्म की तरह इंसानी जानों की ज़िया का एक जरिया अपनी इंतजामी नाअहली से बना दिया। तो बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। तो मैं तो इसलिए गंडापुर साहब से कहता हूं कि अगर आप 12 करोड़ की बिस्किट खाने से आपको फुर्सत मिली हो और 5 करोड़ सवाबदीदी फंड को बजट के अंदर, सूबाई बजट के अंदर 100 करोड़ तक पहुंचाने की खुशी
से आप मनाने से आप फारे हो चुके हों, तो इन मजलूमों को इंसाफ दीजिए। मैं आवाम से भी मुतालबा करता हूं कि ये लाखों, हजारों, सैकड़ों अरब रुपए की बजट है इंतजामिया की और हुकूमतों की, और ये शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, मासूम ख़वातीन को, मासूम बच्चों को, मासूम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। इनका एहतसाब होना चाहिए। ये मुतालिबा पूरे पाकिस्तान को उठाना चाहिए कि हमारी इंतजामिया, हमारी हुकूमतें सैकड़ों, हजारों, अरबों रुपए लेती है और हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, बुनियादी सहूलियात नहीं दे सकती, तो इनका एहतसाब होना। बहुत शुक्रिया आपका मुश्ताक अहमद खान साहब, आपने इस सारी सवाल पे जिस तरह से तफसील से बताया हमें, ये वाकई अफसोसनाक है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर आप कह रहे हो कि टूरिज़म को मज़ीद फ़रोग देना चाहिए, इससे आप, और ख़ास तौर पे जब इंसानी जाना और अब सयाह जो हैं वो सोचेंगे कि क्या जाना चाहिए, और आम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जब वो वहाँ पे जा रहे हैं तो उन्हें वहाँ लोकल लोगों से पूछना चाहिए कि यहाँ पर किस तरह से हमें अपनी रहना चाहिए, ताकि इस तरह के जो हादसा हैं उनसे बचा जा सके। और इन दिनों तो बहुत रश है शुमाली इलाका जात में। अगर आपको अपनी ज़िंदगी अजीज़ है तो आप कुछ दिन ठहर जाएं, और अगर आप जाएं भी, ट्रैवल भी करें, तो पूरी मालूमात ले के जाएँ कि मौसम कैसा होगा, कहाँ पर रुकना चाहिए, कैसे रुकना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और प्रोग्राम के आखिर में एक वाक़या जो बहुत ही अफसोसनाक पेश आया, वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान जो JUIFA के सरबराह हैं, उनके बेटे हैं छोटे अज़द, उनके ऊपर, उनको अज़द महमूद, उनको अगवा करने की कोशिश की गई। और ये वाक़या मैं आपको जहाँ का सुना रहा हूँ, ये डेरा इस्माइल ख़ान शहर से चंद किलोमीटर का वाक़या है। और अफसोसनाक बात यह है कि हमारे जो KP के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, हमारे जो गवर्नर हैं KP के फैसल करीम कुंडी, ये उन्हीं का शहर है, फजलुर रहमान साहब का शहर है, कदावर सियासी शख्सियात का शहर है, लेकिन वहाँ पे ये वाक़या पेश आया अफसोसनाक। और वहाँ पे जो इतलात हैं वो बड़ी अजीब और ख़ौफनाक हैं, जो मुझे भी जानने का मौका मिला है, जो बताया गया है वो कोई अच्छी इतलात नहीं है। तो रियासत ज़रूर कुछ ना कुछ कर रही होगी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले गए थे और मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे पर हमला करने वाले मुल्ज़मान की फ़ौरी गिरफ़्तारी का हुक्म दिया था उन्होंने। ये चंद दिन पहले की बात है, लेकिन मेरी इतलात में नहीं है कि अभी तक कोई गिरफ़्तारी हुई हो इस हवाले से कि जिन लोगों ने ये कोशिश की थी, और क्या वो लोग गिरफ़्तार हुए या नहीं हुए। इस पर भी रियासत को कानूनी जो कानून पर अमल दरामद कराने वाले इदारे हैं उनको सोचना चाहिए कि ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान फ़रूख उड़ाइच को इजाज़त दीजिए। लाने के बाद